बिट्टू की शादी लवली से हुई थी। बिट्टू भारत के बाहर विदेश में कहीं काम करता था और अच्छे पैसे कमाता था और वहां से पैसे अपने घर भेजता था। शादी के बाद वह अपनी बीवी को अपने साथ ले जाना चाहता था और उसके माता पिता ने उसकी बीवी को नहीं जाने दिया और बोला, वाह, बीवी के आते ही रंग बदल गए तुम्हारे। तुम अपनी बीवी को लेकर चले जाओगे तो हमारी जिम्मेदारी और परिवार की जिम्मेदारी कौन उठाएगा? तो बिट्टू ने बोला, जैसे मैं पैसे भेजता था पैसे भेजता रहूंगा। तो बिट्टू के माता पिता ने बोला, नहीं, जब तुम अपनी पत्नी को लेकर भारत से चले जाओगे तो तुम्हें हमारा कोई ख्याल नहीं रहेगा, तुम्हारी पत्नी यही रहेगी, तुम जाओ और साल की छुट्टी में आ जाया करना। बिट्टू को कुछ समझ में नहीं आया। आखिरकार उसे लवली को भारत में छोड़कर जाना पड़ा और उसके पास कोई चारा भी नहीं था। माता पिता से लड़ने की हिम्मत उसके पास नहीं थी। बिट्टू तो लवली को अपने घर में छोड़कर चला गया। लवली के घर में उसके सास ससुर और एक देवर था। लवली के ऊपर पूरे घर के काम की जिम्मेदारी आ गई। उसके सास ससुर और देवर उसे कुछ भी नहीं समझते थे और दिन भर उसे नौकरों जैसा काम करवाते थे। कभी अगर बिट्टू का फोन आता तो वह लोग ही बातें करते, लवली को बात तक नहीं करने देते और यदि लवली बात करती तो वह लोग सामने ही खड़े रहते, उसे अकेले कभी कोई बात नहीं करने देते। लवली को समझ में नहीं आ रहा था कि बिट्टू को यहाँ की सच्चाई कैसे बताए। लवली इंतजार करने लगी कि बिट्टू जब भारत आएगा तो वह उसके साथ हर हाल में चली जाएगी, क्योंकि इन लोगों के साथ रहना आसान नहीं। यह लोग लवली को बस एक नौकर समझते थे, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और दिन भर उससे गधा मजदूरी करवाते थे और उसके बाद भी उससे दो शब्द प्यार के नहीं बोलते थे। इस बार जब बिट्टू भारत आया तो लवली ने सोचा कि बिट्टू को सारी बातें बताएगी और कुछ भी हो वह इस बार भारत में अकेली नहीं रुकेगी। लेकिन बिट्टू के घर वाले बहुत ही शातिर थे। वह बिट्टू को लवली के साथ कम से कम वक्त गुजारने देते थे। बिट्टू को दिन में तो लवली से बात करने का बिल्कुल वक्त नहीं मिलता था और रात में भी काफी रात हो जाने के बाद वह बिट्टू को उसके कमरे में जाने देते थे। उस वक्त तक इतनी थकान हो गई रहती थी कि कुछ भी बात करने का दिल नहीं करता था। लवली को कभी मौका ही नहीं मिला इन लोगों की सच्चाई बिट्टू के सामने लाने की, और फिर भी उसने एक दिन मौका पाकर बिट्टू से कहा कि मैं भारत में अकेले नहीं रहना चाहती और मैं तुम्हारे साथ जाना चाहती हूँ, प्लीज मुझे अपने साथ ले चलो। बिट्टू ने इस बारे में अपने घर वालों से बात की, लेकिन इस बार भी वही बवाल मच गया और बिट्टू चुप हो गया। लवली को समझ में आ गया था कि बिट्टू पूरी तरह से अपने घर वालों के बस में है और उनके खिलाफ नहीं जा सकता, क्योंकि बिट्टू के पास अपने माँ बाप से बात करने तक का दम नहीं है। लवली को बहुत अच्छे से यह बात समझ में आ चुकी थी कि उसकी जिंदगी खराब हो चुकी है। उसकी शादी एक ऐसे व्यक्ति से हो गई है जिसकी जबान अपने माँ बाप के आगे खुलती ही नहीं, भले ही उसकी बीवी की जान चली जाए। इसलिए लवली ने अब सोच लिया था कि उसकी सारी जिंदगी अब ऐसे ही गुजरनी है। लेकिन इस बार बिट्टू ने लवली को एक फोन दिला दिया और बोला कि तुम मुझसे फोन पर बात कर लिया करना जब भी जरूरत हो। लवली को लगा चलो इतना तो किया, पर उसके ससुराल वालों को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आई और बिट्टू के जाने के कुछ दिन बाद ही उन्होंने लवली पर उल्टे सीधे इल्जाम लगाने शुरू कर दिए कि पता नहीं वह फोन पर किस किस से बातें करती रहती है। उन्होंने बिट्टू को फोन करके लवली के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और बोला, तुमने उसे फोन क्या दिला दिया, उसके तो पर निकल आए हैं, तुम तो यहाँ रहते नहीं हो, वह पता नहीं किसके साथ दिन भर फोन पर बातें किया करती है, तुम अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार चुके हो। और बिट्टू को लवली के खिलाफ इतना भड़काया कि बिट्टू को लवली से नफरत होने लगी। उसने लवली के फोन का रिचार्ज करवाना भी बंद कर दिया और लवली से बात भी बहुत कम कर दी। लवली को समझ में आ गया था कि वह नर पिशाचों के घर में ब्याह दी गई है और अब उसे वह कभी भी चैन से रहने नहीं देंगे, बल्कि किसी दिन उसे खा ही जाएंगे। और उसका पति किसी लायक नहीं है, ना उसके पास हिम्मत है अपनी बीवी के लिए आवाज उठाने की, ना ही अपनी बीवी के लिए गलत बातें सुनकर उसका विरोध करने की हिम्मत है। लवली ने भी अब बिट्टू से एक दूरी बनाकर रखने में ही भलाई समझी। इसी तरह से कई वर्ष गुजर गए। लवली के देवर की भी शादी हो चुकी थी। लवली की 2 संतानें थी, एक बेटी और एक बेटा, और उसके देवर की भी 2 संतानें हो चुकी थी, एक बेटी और एक बेटा। देवर अच्छा खासा कमाता था, फिर भी जब घर में बड़ा भाई काम कमा कर खिला रहा हो और सारे खर्चे उठा रहा हो तो उसे अपना दिमाग लगाने की जरूरत ही क्या थी। वह अपने सारे पैसे बचाता था और जो पैसे बिट्टू भेजता था उन सारे पैसों का हिसाब भी वही रखता था और सब खर्चे वही चलाता था। देवर ने चालाकी से अपने बच्चों को बहुत बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया और लवली के बच्चों को सरकारी स्कूल में डाला। लवली के पति के पैसों से उसी के बच्चे नहीं पढ़ पाए और देवर के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़कर आगे बढ़ गए, लेकिन कोई फायदा नहीं था यह सब बातें करने का, क्योंकि बिट्टू को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। आज तक लवली के सास ससुर और देवर तो उसे कुछ समझते नहीं थे। देवरानी भी जब से आई थी यही सब कुछ देख रही थी और वह भी लवली को कुछ नहीं समझती थी, बल्कि नौकरों की तरह उससे काम करवाती थी और लवली के बच्चों की भी कोई औकात नहीं थी। उस घर में भले ही सारा पैसा लवली के पति और उसके बच्चों के पिता का था, जिससे वह सारे मजे कर रहे थे, पर उसी की पत्नी और बच्चे उसी घर में खून का घूंट पीकर रह रहे थे। पर जब पिता ही नकारा हो और उसे कभी अपने बीवी और बच्चे के बारे में सोचा ही ना हो,
सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप और अपने माँ बाप के बच्चों के बारे में सोचा हो, न कि अपने बच्चों के बारे में, तो ऐसे पति या पिता से क्या उम्मीद करना। लवली के बच्चे तो कभी अपने पिता के करीब रहे भी नहीं थे, इसलिए वह अपने पिता से ज्यादा बातें भी नहीं करते थे, क्योंकि उनके बीच संतान और पिता वाला कोई लगाव था ही नहीं। लवली और उसके बच्चों की जिंदगी अपने पति के नकारेपन की वजह से पूरी तरह से खराब हो चुकी थी और घर में लवली का नौकरों वाला हाल था। उसके बच्चों की पढ़ाई सही ढंग से नहीं हुई थी। देवर के बच्चे पढ़ लिख कर बहुत आगे बढ़ चुके थे और अच्छी नौकरी कर रहे थे, वह भी लवली के पति के पैसों की बदौलत। लवली और उसके बच्चे अपने ही घर में नौकरों की जिंदगी जी रहे थे, वह भी अपने पिता की बदौलत। लवली के सास ससुर को भी देवर के बच्चों से ही ज्यादा लगाव था। उनका बड़ा बेटा तो बस उनके लिए एक पैसा कमाने वाली मशीन था, जिसके बीवी बच्चे उनके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। इसी तरह से लवली की शादी को करीब 22 साल गुजर चुके थे और लवली की बेटी 20 वर्ष की हो गई थी और अब उसकी शादी उसके चाचा ने कहीं पर तय कर दी थी। शादी तय करने तक की जिम्मेदारी पिता ने नहीं निभाई थी और बेटी की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला अपने भाई को करने दिया। इस बार लवली का पति पूरे 6 महीने की छुट्टी लेकर भारत आया था, क्योंकि उसकी प्यारी बेटी की शादी जो थी, इस बार वह अपना पूरा वक्त अपने बीवी और बच्चों को देना चाहता था, क्योंकि उसने जिंदगी का बहुत कीमती साल पैसा कमाने के लिए गवा दिए थे। जब वह अपने घर आया तो उसकी बीवी और बेटी रसोई में काम कर रहे थे और उसका बेटा बाहर गाय को चारा खिला रहा था। देवर और उसकी बीवी बच्चे अपने अपने कमरों में टीवी देख रहे थे और उसके माता पिता भी अपने कमरे में आराम कर रहे थे। बिट्टू को बड़ा ही अजीब लगा कि उसके बीवी बच्चे तो काम में लगे हुए हैं और बाकी सब आराम कर रहे हैं। वह किसी से कुछ नहीं बोला और चुपचाप अपने कमरे में चला गया। दरवाजा क्योंकि लवली ने ही खोला था तो किसी को भी बिट्टू के आने की भनक नहीं हुई थी, क्योंकि सर्दियों का दिन था, सब रजाइयों में घुसे हुए थे। बिट्टू को घर का माहौल बड़ा ही अजीब सा लगा। बिट्टू ने लवली को कमरे में बुलाया और अपने बच्चों को भी। लवली ने बोला, अभी मुझे बहुत काम है, मैं नहीं आ सकती। बिट्टू ने बोला, चुपचाप कमरे में आओ और दोनों बच्चों को भी लेकर आओ, और हाँ, किसी को बताने की जरूरत नहीं कि मैं आया हुआ हूँ, बस तुम लोग आओ। जब लवली और बच्चे कमरे में पहुंचे तो बिट्टू ने बोला, इस घर का माहौल तो कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा कि यह कोई संयुक्त परिवार है। तुम तीनों काम कर रहे हो और बाकी सब आराम कर रहे हैं। तो लवली ने बोला, अच्छा, शादी के 22 सालों बाद आज आपको यह चीज दिखी? या तो शादी के अगले दिन से ही हो रही है। आपने इस घर में कमाकर अपने रुपए दिए और आपके बीवी बच्चे इस घर में एक एक रुपए के लिए तरसते हुए नौकरों की जिंदगी बिता रहे हैं, लेकिन आपकी आंखों पर तो अपने माँ बाप और भाई की पट्टी पड़ी हुई है। बीवी बच्चे तो आपकी जिंदगी में कभी थे ही नहीं। आज आपको यह सब कैसे दिखा? आज बिट्टू को लवली की आंखों में आक्रोश दिख रहा था और बिट्टू को कहीं न कहीं यह भी समझ में आ रहा था कि अपने चुप रहने की आदत की वजह से उसने अपने बीवी बच्चों की जिंदगी खराब कर दी है। बिट्टू ने कहा, किसी को मत बताना कि मैं आया हूँ, जरा मैं भी देखता हूँ कि यहाँ पर यह सब तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार करते हैं। तो लवली ने ताना मारा, अच्छा, अभी भी अपने बीवी और बच्चों की बातों पर यकीन नहीं है? लग रहा होगा ना कि हम झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे अपने तो तुम्हारे माँ बाप और भाई ही हैं। चलो कोई बात नहीं, आज तुम अपनी आंखों से देख लो। भले ही शादी के 22 साल बाद कम से कम सच्चाई का सामना तो करो और अपनी नक्कारी तो देखो कि तुमने कैसे अपने बीवी और बच्चों की जिंदगी तबाह की है। इतने पैसे कमाए आज तक, पर एक पैसे भी तुम्हारे बीवी और बच्चों के काम नहीं आए। यह कहकर लवली रूम के बाहर चली गई। थोड़ी देर के बाद लवली ने सबको खाने के लिए आवाज लगाई। सब खाना खाने के लिए आंगन में एकत्र हो गए। लवली ने सबका खाना लगा दिया और अपने बच्चों को कमरे में ही खाना लगा दिया। तो लवली का बेटा, जो कि अभी छोटा ही था, बोला, मम्मी बाहर अच्छी हवा चल रही है, मैं भी आज बाहर आंगन में खाना खाऊंगा। तो देवर के बच्चे चिल्लाने लगे, अगर यह आंगन में बैठकर खाना खाएगा तो हम इसके साथ नहीं खाएंगे, हमें यह बिल्कुल पसंद नहीं। गाय को चारा खिलाने वाला जाहिल गवार लड़का हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के बीच बैठेगा तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी। यह सुनकर बिट्टू के तन बदन में आग लग गई और उसने देखा कि उसके भाई ने अपने बच्चों की बात पर उन्हें मना करने के बजाय उसी के बेटे को डांटा कि चुपचाप रूम में बैठकर खाना खाओ, ज्यादा दिमाग मत चलाओ। खाना खाते वक्त देवर ने बोला, क्या भाभी, इतने दिनों में भी ढंग से खाना बनाना नहीं आया आपको? लवली ने खिड़की से बिट्टू की तरफ देखा तो बिट्टू ने इशारे में लवली को जवाब देने के लिए बोला। तो लवली ने बोला, देवर जी, अपनी बीवी से ही खाना बनवा लो ना, जरूरी है कि भाभी ही खाना बनाए? तो देवर ने खाने की थाली उठाकर फेंक दी और बोला, भाभी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बीवी क्या इस घर की नौकर है जो वह खाना बनाएगी? वह तो इस घर की मालकिन है, मालकिन, और वह बैठकर खाना खाएगी। जो नौकर है वह सारे काम करेगी और कर रही है। तो फिर लवली ने बोला, अच्छा, तो यह सब तो मेरे पति के पैसों का है, तो मालकिन तो मैं हुई ना। तो देवर जोर जोर से हंसने लगा और बोला, अच्छा मजाक किया है भाभी आपने, जिसके पति ने कभी उसे पत्नी का दर्जा तो ढंग से दिया ही नहीं, उसे अकेला यहाँ अपने परिवार वालों के भरोसे छोड़कर चला गया। वह खुद को मालकिन समझ रही है। मालकिन वह होती है जिसका पति उसे मालकिन बनाकर रखता है। तुम्हारे पति ने तो तुम्हें नौकरानी बनाया है और कुछ भी नहीं। इसके बाद देवरानी ने लवली से बोला, ज्यादा बकवास मत करो, मेरे पति ने खाने की थाली फेंक दी है तुम्हारी बकवास सुनकर। जाओ अब दूसरा खाना ला कर दो
और ज्यादा मालकिन बनने की कोशिश मत करो। लवली ने बोला, अब और खाना नहीं बचा है, बस मेरे खाने के लिए बचा है। तो लवली की सास ने बोला, पागल हो क्या, मेरा बेटा खाना नहीं खाएगा क्या? चुपचाप जो खाना अपने लिए रखा है वह लाकर मेरे बेटे को दो। तुम पानी पीकर सो जाना, तुम खाओ या ना खाओ उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे बेटे का पेट भरना चाहिए। लवली ने खिड़की से बिट्टू की तरफ देखा। आज बिट्टू को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। बिट्टू ने फिर इशारे में माँ को जवाब देने के लिए बोला। तो लवली ने बोला, माँ आपको शर्म नहीं आती? यह सारा कुछ मेरे पति के पैसों का है और आप मुझे ही खाने से मना कर रही हैं। तो लवली की सास ने बोला, अपनी जबान को काबू में रख, आज कुछ ज्यादा ही चल रही है। हमें पता है तेरा पति कितना तेरा अपना है, अभी एक बार फोन लगाकर तेरे खिलाफ भड़काऊंगी ना तो तुझे ही 4 गालियां देगा, इसलिए चुपचाप अपना काम कर। तब तक देवर हंसते हुए बोला, आज बड़ा अपने पति का साइड लिया जा रहा है, उस पति का जो अपनी पत्नी को अपने घर वालों के भरोसे छोड़कर आराम से विदेश में रह रहा है। जब उसे अपने पत्नी की फिक्र नहीं तो हम उसकी पत्नी की फिक्र क्यों करें? अब बिट्टू के बर्दाश्त से बाहर हो रहा था। वह रूम से बाहर निकल आया। एकाएक बिट्टू को सामने देखकर बिट्टू के माँ बाप और भाई घबरा गए। फिर बिट्टू ने बोला, मैं तो बहुत पहले ही आ गया था, पर मैं आज तुम लोगों की असलियत देखना चाहता था, इसलिए रूम में छुप कर बैठा हुआ था। आज मुझे पता चल गया कि मेरी पत्नी और मेरे बच्चों के साथ इस घर में कैसा व्यवहार होता है। तो बिट्टू के भाई ने हंसते हुए बोला, तो इसमें हमारी क्या गलती? यह आपकी बेवकूफ़ी है कि आप अपनी पत्नी को अपने घर वालों के भरोसे छोड़ गए थे। पत्नी की जिम्मेदारी पति की होती है, न कि उसके माँ बाप और भाई की। बिट्टू को आज अपनी की गलती का एहसास हो रहा था। वह अपनी माँ से बोला, माँ तुमने ही मुझे लवली को अपने साथ नहीं ले जाने दिया था, यही करने के लिए कि मैं वहाँ कमा के पैसे भेजूं और यहाँ मेरे बीवी बच्चे ही एक एक पैसों के लिए तरसे और अपने ही घर में नौकरों वाली जिंदगी जिए। तुमने लवली की जिम्मेदारी ली थी ना माँ, यही जिम्मेदारी निभाई है तुमने। और जब भी मैं लवली को लेकर जाना चाहा तुमने हर बार बखेड़ा खड़ा कर दिया। इस पर माँ ने बोला, यह तेरी जिम्मेदारी थी कि तू अपने बीवी को लेकर जाता, ना कि मेरी। मैंने तो बस अपनी बात रखी थी, तू इतनी भी हिम्मत नहीं कर सका तो यह तेरी बेवकूफ़ी है। और मैं कोई पागल तो हूँ नहीं कि बहू के रहते अपने हाथ जलाकर घर के काम करूँ। अब हमारे घर में रहती है तो काम तो करना ही पड़ेगा, मुफ्त का खाना बैठकर थोड़ी ना खाएगी। तो बिट्टू ने कहा, मुफ्त का खाना? इस घर में जो भी खाना आता है ना माँ, वह मेरे पैसों का होता है, यानी कि लवली के पति का। तो माँ ने बोला, कैसा पति? कौन सी पत्नी? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम दोनों पति पत्नी हो। पत्नी से ज्यादा तो तुमने हमारी बात मानी है। अब बिट्टू ने बोला, मुझे अभी इन बातों पर कोई बहस नहीं करनी। मुझे पता है मैं तुम लोगों की से बातों में नहीं जीत पाऊंगा। यदि ऐसा होता तो मैं लवली को शादी होते ही यहाँ से लेकर चला जाता। जब मैं शादी के बाद सालों तक अपनी बीवी को यहाँ से नहीं निकल पाया तो मुझे पता है तुम लोगों से बातों में मैं कभी नहीं जीत पाऊंगा। लेकिन हाँ, अब लवली और मेरे बच्चे यहाँ पर नहीं रहेंगे। इस बार मैं उन्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा और बेटी की शादी से पहले मैं जाकर देखूंगा कि शादी कहाँ पर तय की गई है और किसके साथ तय की गई है। यदि मुझे सही लगा तो बेटी की शादी होगी, नहीं तो मेरी बेटी भी मेरे साथ जाएगी। और हाँ, मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, तो अपनी छोटी बहू से बोलकर मेरे लिए खाना बनवा दो। मेरी बीवी तो इतने सालों से खाना बना ही रही है, कुछ दिन तो छोटी बहू से भी काम करवा लो। माँ ने अपने छोटे बेटे की ओर देखा तो छोटा बेटा जोर से बोला, मेरी बीवी कोई तुम्हारी नौकर नहीं है जो तुम्हारे लिए खाना बनाए, वह इस घर की मालकिन है और मैंने उसे हर सुख सुविधा दी है। मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं हूँ कि अपने भाई की नौकरगिरी अपनी बीवी से करवाऊं। बिट्टू के तो होश उड़ गए अपने भाई की बातें सुनकर। अपनी बीवी से जिंदगी भर अपने भाई की गुलामी करवाई और आज भाई के बीवी से खाना बनाने के लिए बोला तो भाई ने यह जवाब दिया। अब तो बिट्टू को समझ में आ चुका था कि उसने अपनी जिंदगी की कितनी बड़ी गलती की है और इस वक्त ज्यादा बहस करना उसने ठीक नहीं समझा और अपने कमरे में चला गया। लवली अपना और बिट्टू का खाना लेकर कमरे में चली गई। उसके बाद बिट्टू ने बोला, इस बार मैं लंबे समय के लिए आया हूँ, तुम्हारा और बच्चों का वीजा और पासपोर्ट बनवा लूंगा और तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। लवली ने बोला, हमारी बेटी की शादी जो तुम्हारे भाई ने तय की है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैंने इसलिए कुछ नहीं बोला कि तुम मेरी कुछ सुनते नहीं थे, पर वह लड़का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लड़का क्या है, वह तो बुढ़ा है, बुढ़ा तुम्हारे भाई की उम्र का होगा। तुम्हारे भाई ने तो बस अपनी जिम्मेदारी से हाथ झाड़ना था, इसलिए कहीं भी जाकर मेरी बेटी की शादी तय कर दी और पता था कि तुम तो कुछ बोलोगे नहीं। इसी का फायदा इन लोगों ने उठाया है। अपने बच्चों को तो अच्छे स्कूल में पढ़ा लिखा कर काबिल बना दिया और हमारे बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाया और उनके बच्चे तुम्हारे पैसों से बढ़िया प्राइवेट स्कूल में पढ़े हुए हैं। बिट्टू ने बोला, हाँ लवली, मुझे पता है मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जिसका खामियाजा मेरा परिवार भुगत रहा है और मैंने अपने कमाए के पैसों का बहुत बड़ा हिस्सा अपने परिवार वालों पर लगा दिया और मेरे बीवी बच्चों को उसका 10वां हिस्सा भी नहीं मिला। पर अब मैं यह गलती कर चुका हूँ और इसके लिए मैं माफी मांगने के अलावा कुछ नहीं कर सकता, पर मैं आगे कुछ भी गलत नहीं होने दूंगा, इसका मैं भरोसा दिलाता हूँ। बस अब तुम सब मुझ पर छोड़ दो। लवली को पहली बार ऐसा लगा कि उसके पति ने उसे पत्नी का सम्मान दिया है और यह पहली बार चैन की नींद सो रही थी। अगले दिन सुबह बिट्टू ने लवली
से कोई भी काम करने से मना कर दिया और बोला जिसे भूख लगी है वह खुद बनाकर खा ले, और लवली कोई काम नहीं करेगी, और यदि खाना बनाएगी तो सिर्फ मेरे और मेरे बच्चों के लिए और खुद के लिए, और किसी के लिए भी नहीं। लवली के सास ससुर ने बोला हमारा भी नहीं। तो बिट्टू ने बोला पिछले 22 सालों से तो वही अपने सास ससुर को खिला रही है, क्या छोटी बहू 22 दिन भी नहीं खिला सकती? इस बार मैं आपके इमोशनल ड्रामे में नहीं आने वाला। लवली के सास ससुर को लग रहा था कि बिट्टू ज्यादा दिनों तक लवली का साथ नहीं देगा और अपने माँ बाप के पास वापस आ जाएगा, इसलिए उन्होंने अपने फालतू का ड्रामा जारी रखा कि इस बुढ़ापे में अपना हाथ जलाओ तो खाना मिलेगा, नहीं तो भूखे ही मर जाओ। लेकिन बिट्टू और लवली पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लवली ने 4 लोगों का खाना बनाया और अपने रूम में लेकर चली गई। देवर देवरानी भी यह देखकर हैरान थे। लवली के सास ससुर ने बोला कि अब यहाँ लोग तो कुछ नहीं करने वाले, अपनी बीवी से बोलकर खाना बनवा ले, बहुत भूख लग रही है। तो छोटी बहू ने बोला मेरे बस का नहीं यह चूल्हा चौका, ऊपर से इतने लोगों का खाना मैं नहीं बना सकती। आज की बात है तो चलो मैं 4 लोगों का खाना तो किसी तरह से बना लूंगी, पर आप दोनों का खाना मेरे से नहीं होगा, मैं इतना काम नहीं कर सकती, आप लोग अपना इंतजाम कर लो। कहकर उसने अपने पति और बच्चों के लिए खाना बनाया और अपने रूम में चली गई। सास ससुर देखते रह गए। सास ने जाकर बिट्टू के आगे अपना इमोशनल ड्रामा शुरू किया। क्या जमाना आ गया है, बेटे बहू बैठकर खा रहे हैं और माँ बाप भूखे बैठे हैं। तो बिट्टू ने जवाब दिया और जब बहू भूखी बैठी रहती थी और माँ बाप खाते थे तब खाना हजम हो जाता था। बिट्टू की माँ को समझ में आ गया था कि बिट्टू अब उसके बहकावे में आने वाला नहीं है। फिर उसने खुद जाकर अपने और अपने पति के लिए किसी तरह से खाना बनाया और आज इसे समझ में आ रहा था कि इतने दिनों तक उसने कितने आराम की जिंदगी काटी है और जिसकी वजह से आराम की जिंदगी काटी है कभी उसकी कदर नहीं की। शाम को गांव में किसी के घर में शादी थी जिसमें सारे परिवार को जाना था। बिट्टू ने देखा देवर और उसकी पत्नी ने बहुत अच्छे कपड़े पहने थे और उसके बच्चों ने भी लाजवाब कपड़े पहने थे। देवर की पत्नी तो जेवरों से लदी हुई थी, लेकिन लवली के पास एक भी ढंग का कपड़ा नहीं था, न ही उसके बच्चों के पास एक भी ढंग का कपड़ा था। उन लोगों ने बहुत ही साधारण कपड़े पहन रखे थे और जेवर के नाम पे लवली ने कुछ भी नहीं पहना था। तो बिट्टू ने बोला तुम लोगों ने अच्छे कपड़े क्यों नहीं पहने? तो लवली ने बोला क्या तुमने कभी दिलवाया है? बिट्टू ने बोला क्यों, इतने पैसे तो बेचता था तो नहीं खरीदे क्या? लवली ने बोला पैसे तुम अपनी माँ को भेजते थे जिससे तुम्हारी भाई और तुम्हारे भाई का परिवार इस्तेमाल करता था, और जो पैसे का हिसाब किताब रखता था उसने अपने परिवार की जरूरत के लिए उसका इस्तेमाल किया, और हमारे पास तो यही है, और जो था वह हमने पहन लिया। तुमने कभी अपने बीवी बच्चों को रुपए नहीं भेजे तो रुपए का हिसाब अपने माँ और भाई से लो। और तुम्हारी भाई की पत्नी ने जो इतने जेवर पहन रखे हैं वह तुम्हारे भेजे हुए रुपयों से ही बचाकर बनवाए गए हैं, और उनके महंगे कपड़े भी उन्हीं रुपयों से खरीदे गए हैं। भले ही रुपए तुमने भेजे पर इस्तेमाल उसे किसी और के परिवार ने किया है। तुम्हारे परिवार के पास यही है, और हाँ तुम्हारा भाई भी यह अच्छा कमाता है और अपने सारे पैसे बचाकर उसने बहुत बड़ी कोठी खरीदी है जिसमें वह कुछ समय के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि उसके कमाए पैसे तो कभी खर्च हुए ही नहीं। उन पैसों से उसने करोड़ों की कोठी खरीद ली और अपनी बेटी की शादी भी एक करोड़पति खानदान में तय की है, और कुछ सालों के बाद वह शादी होगी। और तुम्हारी बेटी की शादी एक भिखारी से तय कर दी है, जाकर एक बार उसे देख लेना, तुमसे कम उम्र नहीं होगी उसकी, और ऊपर से काम धंधा भी कुछ खास नहीं करता, बस दिन भर दारू पीकर पड़ा रहता है। सोच लो क्या देखकर उसने तुम्हारी बेटी की शादी तय की है, इससे तो अच्छा कि अपनी बेटी को जहर देकर मार दो। बिट्टू को यह सुनकर बहुत गुस्सा आ रहा था और उसने बोला चुप करो, अपनी बेटी के बारे में ऐसा क्यों बोल रही हो? तो लवली ने बोला मैं तो बोल रही हूँ, तुमने तो इतने सालों में ऐसा कर दिया है, तुम्हें इसका अंदाजा भी नहीं है। बिट्टू ने बोला अच्छा छोड़ो, अभी हमारी बेटी की शादी में वक्त है और जब तक मैं नहीं चाहूंगा उसकी शादी नहीं होगी, तुम उसकी चिंता मत करो। यह सुनकर उसकी बेटी भी खुश हो गई। बिट्टू ने बोला तुम टेंशन मत लो, मैं यहाँ पैसे जरूर भेजता था, लेकिन जितने पैसे मैं यहाँ भेजता था उतने ही पैसे मैंने वहाँ अपने बैंक अकाउंट में भी रखे हैं, तो मेरे पास अभी भी पैसों की कोई कमी नहीं है। मुझे इसका अंदाजा नहीं था कि मैं माँ बाप की बातों में आकर अपना परिवार उनके भरोसे छोड़ा है, तो मेरे परिवार का यह हश्र हो रहा होगा। यह मेरी गलती है और मैं इसके लिए जितनी भी माफी मांगू कम है, पर हाँ मैं तुम लोगों की जिंदगी खुशनुमा बना दूंगा, यह मेरा वादा है। चलो अब जल्दी से तैयार हो जाओ, शादी में जाने से पहले हम मार्केट होकर आते हैं। लवली ने बोला इतनी जल्दी कैसे होगा? बिट्टू ने बोला सब हो जाएगा, तैयार तो तुम लोग हो ही बस। बिट्टू ने एक टैक्सी बुक की और अपने परिवार को लेकर निकल गया। घर में सब देखते रह गए। 1-1.5 घंटे के बाद बिट्टू और उसका परिवार वापस आए, तो बिट्टू ने बोला चलो अब जल्दी से सब तैयार हो जाओ। आधे घंटे में लवली और उसके बच्चे बाहर निकले। बच्चों ने इतने महंगे कपड़े पहन रखे थे कि देवर और देवरानी देखते ही रह गए। उसके बाद उनकी नजर लवली पर गई। लवली ने अपनी देवरानी की साड़ी से 10 गुना महंगी साड़ी पहन रखी थी और ऊपर से नीचे तक जेवरों से लदी हुई थी, जिसे देखकर उसकी देवरानी जल भुन गई। देवर देवरानी को समझ में आ चुका था कि बिट्टू के पास अभी भी बहुत पैसे हैं, लेकिन अब उन लोगों की कोई दाल गलने वाली नहीं।
सास ससुर ने फिर ताना मारा, वाह बीवी और बच्चों के लिए इतने महंगे कपड़े और गहने और माँ बाप के लिए कुछ भी नहीं लेकर आए। तो बिट्टू ने बोला, माँ बाप को तो अपने जीवन भर की कमाई दे दी है, साथ ही अपना परिवार भी दे दिया। जिस परिवार का माँ बाप ने यह हश्र कर दिया कि ना मेरे बच्चे पढ़ सके, ना मेरी बीवी एक दिन चैन की सांस ले सकी, और ना ही मेरी बीवी और बच्चे अपने पति और पिता के साथ रहने का सुख ले सके। अब इससे अधिक मैं माँ बाप के लिए और कुछ नहीं कर सकता सिवाय जान देने के। बिट्टू के माँ बाप को समझ में आ गया था कि बिट्टू को अब इमोशनल ब्लैकमेल नहीं किया जा सकता, इसलिए वह चुप हो गए। अगले दिन बिट्टू ने बोला, मेरी बेटी की शादी किससे तय की है, मैं जाकर मिलना चाहता हूँ। तो देवर उसे वहां ले गया और लड़के को देखते ही बिट्टू भड़क गया और बोला, क्या सोचकर तुमने मेरे बेटे की शादी इस शराबी से तय की है, यह शादी कभी नहीं होगी। कहकर बिट्टू ने शादी तोड़ दी। बिट्टू जब घर आया तो बिट्टू के माँ बाप और भाई ने बिट्टू को बहुत बरगलाने की कोशिश की कि यदि इस तरह से बेटी की शादी तोड़ दोगे तो फिर तुम्हारी बेटी से शादी कौन करेगा। बिट्टू ने बोला, समाज के डर से मैं मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं करूंगा। अपनी गलती से मैंने अपनी बीवी की जिंदगी तो बर्बाद कर दी, लेकिन अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगा। तुम लोग चिंता मत करो, मेरी बेटी है, मैं देख लूंगा। बिट्टू के भाई और माँ बाप को समझ में आ गया था कि अब बिट्टू को बरगलाया नहीं जा सकता। बिट्टू की बेटी आज बहुत खुश थी कि चलो सही समय पर उसके पिता ने उसके लिए कदम तो बढ़ाया। बिट्टू अपनी बीवी और बच्चों को पासपोर्ट और वीजा बनवाने के लिए एजेंट को पैसे दे चुका था और 6 महीने के अंदर उसकी बीवी और बच्चों का पासपोर्ट और वीजा बनकर आ चुके थे और बिट्टू उन्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए तैयार था। बिट्टू के भाई ने फिर एक बार कोशिश की कि तुम्हारे बच्चे तो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। तो बिट्टू ने बोला, हाँ तुम्हारी मेहरबानी से और मेरी गलती से कि मैंने अपने भाई पर भरोसा किया। तो बिट्टू का भाई बोला, इन्हें विदेश ले जाकर क्या करोगे, इन्हें तो कोई ढंग की नौकरी भी नहीं मिलेगी। तो बिट्टू ने बोला, उसकी चिंता तुम मत करो, मैं जिस कंपनी में काम करता हूँ वहाँ पर नौकरी करने से पहले 6 महीने की ट्रेनिंग दी जाती है और इतने सालों से मैं वहाँ काम कर रहा हूँ, तो मैं अपने बॉस से बात कर लूंगा। वहाँ मेरे बच्चों को काम की ट्रेनिंग और नौकरी जरूर दे देंगे, क्योंकि मेरे बच्चे सही से पढ़ नहीं पाए, लेकिन इनमें काबिलियत की कोई कमी नहीं है, यह मैंने देख लिया है। बस तुम्हारी मेहरबानी से यह सही से पढ़ नहीं पाए। मैं वहाँ पर नौकरी के साथ साथ इनकी पढ़ाई भी पूरी करवा लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। तुम्हें जितना एहसान मेरे परिवार पर करना था तुमने कर दिया, यह मेरी गलती थी, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। अब बिट्टू के माँ बाप ने अपना आखिरी दाव खेला और बोला, हाँ अब बूढ़े माँ बाप को कोई क्यों पूछेगा, अपने अपने बीवी बच्चों के साथ अपना अपना परिवार लेकर चलो, माँ बाप मरे या जिए इससे क्या फर्क पड़ता है। बिट्टू ने बोला, माँ अब तुम्हें जो बोलना है बोलो, मैं अपने बीवी बच्चों को यहाँ नहीं छोड़ने वाला, मैं इन्हें अपने साथ लेकर ही जाऊंगा। तो जिससे जो गुहार लगानी है लगा लो, तुम्हारे ऊपर भरोसा करके मैं देख चुका हूँ, अब और नहीं। माँ जो करना है कर लो, तुमने तो मेरी जिंदगी के 22 साल बर्बाद कर ही दिए, अब और जितनी बर्बादी करनी है कर लो, लेकिन अब मैं अपने बीवी बच्चों को यहाँ अकेला छोड़कर बिल्कुल नहीं जाऊंगा, यहाँ लोग मेरे साथ ही जाएंगे। तुम्हारे किसी भी इमोशनल ड्रामे में अब मैं नहीं आने वाला, बहुत भोग लिया मैंने और मेरे परिवार ने, अब और नहीं। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ तो तुम मुझे और मेरे परिवार को फांसी पर चढ़ा दो, लेकिन मैं किसी भी कीमत पर अपने परिवार को यहाँ तुम लोगों के भरोसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। अपने दिल से पूछ कर देखो माँ, क्या तुमने मेरे साथ सही किया? नहीं, तुमने बस मेरा और मेरे परिवार का इस्तेमाल किया। माँ के पास बिट्टू की बातों का कोई जवाब नहीं था। वह चुप हो गई और बोली, इसमें मेरी गलती नहीं है बेटा, तेरी गलती है। शादी तेरी हुई थी लवली से, ना कि हमारी, तो लवली की जिम्मेदारी तेरी थी। हर कोई अपने स्वार्थ में अंधा होता है तो अपने फैसले खुद लेने होते हैं। तो तूने कैसे अपनी पत्नी को अपने माँ बाप के पास छोड़ने का फैसला लिया, यह तेरी गलती थी। बिट्टू ने बोला, हाँ मैं अपनी गलती मान रहा हूँ। बिट्टू की माँ ने बोला, जो कदम तूने आज उठाया, अगर यही कदम तूने 22 साल पहले उठाया होता तो तेरी जिंदगी के 22 साल बर्बाद नहीं होते। लेकिन अब मुझे पता है कि अब तुझे समझ में आ चुका है कि जिंदगी में बीवी बच्चे क्या मायने रखते हैं, तो अब तू मेरे किसी भी इमोशनल ड्रामे में नहीं आने वाला। तो चल, अब मैं कुछ भी नहीं बोलूंगी, तो अपने परिवार के साथ खुश रह। कहकर बिट्टू की माँ ने उसे गले से लगा लिया और बिट्टू अपने परिवार को लेकर विदेश चला गया।